हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। यह हम लोगों का क्विक रिवीजन यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए दूसरा वीडियो होगा क्लास 10th के लिए, जिसमें दूसरे चैप्टर का नाम अम्ल क्षार व लवण होता है, जिसे इंग्लिश में एसिड बेस साल्ट कहते हैं। इससे आए हुए जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को समझते हुए सभी टॉपिक्स को लिखित रूप में और आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। जिसमें एक प्रश्न आया हुआ अम्ल और क्षार क्या होता है, परिभाषित कीजिए उदाहरण द्वारा। और दूसरा होता है स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार या पुरानी अवधारणा के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा लिखिए। आधुनिक अवधारणा के अनुसार या ब्रोस्टर और लोरी के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा लिखिए। तो इन प्रश्नों के जवाब आपके पूछे गए हैं 2020 में, 21 में, 22 में। तो जो भी आपके प्रश्न पूछे गए उनके सारे जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला चीज आता है कि अम्ल और क्षार की परिभाषा दो वैज्ञानिकों ने दिया है, स्वांटे आर्हेनियस ने दिया है और ब्रोस्टेड और लोरी ने दिया है। बस अंतर यह है कि पदार्थ को जल में रखना है, पदार्थ को जल में नहीं रखना है। किसी पदार्थ को आप जल में रखते हैं, यदि H+ आयन देता है तो उसे अम्ल कहते हैं, और यदि OH- आयन देता है तो उसे क्षार कहते हैं। और कोई पदार्थ H+ आयन देता है तो उसे अम्ल कहते हैं, कोई पदार्थ H+ आयन को ग्रहण करता है तो उसे क्षार कहते हैं। तो कोई पदार्थ H+ आयन को देता है तो अम्ल और ग्रहण करता है तो क्षार कहते हैं। ये चीज किसने बताया था? तो ब्रोस्टेड और लोरी ने बताया था। कोई पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, कोई पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। ये चीज किसने बताया था? स्वांटे आर्हेनियस ने बताया था। आप यहाँ देख भी सकते हैं अम्ल की परिभाषा लिखा गया, जिनमें प्रश्न आपका पूछा गया पुरानी अवधारणा या स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा क्या होती है। तो उसमें लिखा गया है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल से H+ आयन, क्षार से क्या याद रखेंगे? OH- आयन। दोनों में परिभाषा एक ही है। क्या रखेंगे? क्षार में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे हम लोग क्षार कहते हैं। इनमें उदाहरण कौन आएगा? HCl, HNO3, H2SO4, HCN, H2CO3 और CH3COOH जो होते हैं, ये उदाहरण किसके होते हैं? अम्ल के होते हैं। जिनमें पूछा गया खनिज अम्ल किसे कहते हैं तो याद रखिएगा HCl, HNO3, H2SO4 को खनिज अम्ल कहते हैं। क्यों खनिज अम्ल कहते हैं? क्योंकि HCl, HNO3 और H2SO4 जो होते हैं वो पृथ्वी के खनन से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। दूसरी चीज, ये जो अम्ल होता है वह दो प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो आसानी से H+ आयन दे देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ आसानी से H+ आयन नहीं देता है उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्योंकि पदार्थ तो H+ आयन देगा ही, लेकिन आसानी से दे रहा है या कठिनाई से दे रहा है वो उसकी प्रबलता निर्धारित कर देगी। यदि आसानी से दे देता है तो वह प्रबल अम्ल होगा, और यदि आसानी से H+ आयन नहीं देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल में क्या होगा? HCl, HNO3, H2SO4। दुर्बल अम्ल में क्या होगा? HCN, CH3COOH और H2CO3 होगा, जिसे HCN को हाइड्रोसायनिक अम्ल कहते हैं, H2CO3 को कार्बोनिक अम्ल कहते हैं और CH3COOH को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, NO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो दूसरा क्या है? इसी प्रकार से क्षार भी होता है। क्षार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। कोई पदार्थ आसानी से कोई पदार्थ आसानी से OH- आयन देता है तो उसे प्रबल क्षार कहते हैं। कोई पदार्थ आसानी से OH- आयन नहीं देता है तो उसे हम लोग दुर्बल क्षार कहते हैं। उदाहरण में कौन आता है? KOH, NaOH, LiOH जो होते हैं सब प्रबल क्षार हैं, साथ ही साथ क्षार के उदाहरण भी है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह दुर्बल क्षार होता है, यह भी क्षार का क्या उदाहरण है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। इसके अतिरिक्त जो बचे हुए लिखे गए हैं वे सभी आपके कौन से हैं? प्रबल क्षार है। तो एक चीज हो गई, इनकी परिभाषा भी लिखा गया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। NaOH, KOH, LiOH जो होते हैं प्रबल क्षार होते हैं। क्यों? क्योंकि आसानी से क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। और NH4OH जो होता है वह दुर्बल क्षार होता है, क्योंकि आसानी से OH- आयन नहीं देते। तो दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षार जो आसानी से OH- आयन नहीं देते उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो आसानी से OH- आयन देते हैं उन्हें हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। आइए चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं अब कि आपका अम्ल और क्षार क्या होता है। अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या कहा गया है?
कहा गया आपका पदार्थ होगा, और पदार्थ कहाँ होगा? जलीय विलयन में। पदार्थ कहाँ होगा? जलीय विलयन में। जलीय विलयन में जाने के बाद वह दो घटना कर सकता है, क्या? एक H+ आयन दे सकता है, OH- आयन दे सकता है। H+ आयन दे देता है तो उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और यदि OH- आयन दे देता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। अगली चीज क्या है? आसानी से H+ आयन देता है तो वह क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल हो जाएगा। और यदि आसानी से नहीं देता है, आसानी से नहीं देता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। तो यहां से हो गया। अगली चीज आपका सीधे परिभाषा प्रकार भी हो गया सीधे सीधे यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे इसका भी दो पार्ट बना लेंगे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आसानी से दे देगा। क्या दे देगा? आसानी से, आसानी से OH- आयन देगा, और आसानी से ये OH- आयन नहीं देगा। ठीक, अगर आसानी से OH- आयन देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। और यदि आसानी से नहीं देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दुर्बल क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी से दोनों परिभाषा ये, लेकिन याद रखिएगा ये किसका है? स्वांटे आर्हिनियस का है। कोई पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देता है तो अम्ल कहते हैं, कोई पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन देता है तो क्षार कहते हैं। अब जो अम्ल होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन सा? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जो पदार्थ क्या देता है? आसानी से क्या दे देगा? H+ आयन दे देगा। H+ आयन दे देता है उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। और यदि कोई पदार्थ आसानी से H+ आयन नहीं देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल कहते हैं। और इसी प्रकार से क्या है? क्षार होता है। जो पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। क्षार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार किसे कहते हैं? जो क्षार आसानी से क्या देता है? OH- आयन देता है, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जो क्षार आसानी से OH- आयन नहीं देता उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। अगली चीज क्या है? आधुनिक अवधारणा के अनुसार, ब्रोस्टेड और लोरी के अनुसार या प्रोटानिक संकल्पना के अनुसार हम लोग क्षार को परिभाषित कीजिए। तो क्या परिभाषा हो जाएगा? वे पदार्थ जो क्या देते हैं? प्रोटॉन का त्याग करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। कोई पदार्थ क्या करे? प्रोटॉन का त्याग करता है तो उसे अम्ल कहते हैं। कोई पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो उसे क्षार कहते हैं। आइए वो भी समझ लेते हैं। यहां पर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा वो देख लीजिएगा। परिभाषा केवल चार्ट के माध्यम से याद रखेंगे तब भी आपको याद रहेगा कि आपके पास क्या होगा? पदार्थ होगा, और पदार्थ क्या कर सकता है? दो घटना कर सकता है। एक क्या कर सकता है? H+ आयन का त्याग कर सकता है, और दूसरा क्या कर सकता है? H+ आयन को ग्रहण कर सकता है। H+ आयन का त्याग कर सकता है, H+ आयन को ग्रहण कर सकता है। यदि H+ आयन का त्याग करता है तो उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और यदि H+ आयन को ग्रहण करता है तो उसे हम लोग क्षार कहते हैं। ये चीज किसने बताया था? तो याद रखिएगा ये चीज किसने बताया था? ब्रोस्टेड और लोरी ने, कि कोई पदार्थ H+ आयन का त्याग या प्रोटॉन का त्याग करता है उसे अम्ल कहते हैं। कोई पदार्थ H+ आयन को ग्रहण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ब्रोस्टेड और लोरी। यही अम्ल व क्षार की क्या है? आधुनिक परिभाषा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। जिसमें अम्ल में उदाहरण में क्या लिखेंगे? जो आपके उसमें अम्ल के उदाहरण थे वही स्वांटे आर्हिनियस के जो थे वही ब्रोस्टेड और लोरी के भी है, लेकिन क्षार में बदल जाएगा क्योंकि यहां प्रोटॉन का ग्रहण होता है, इसलिए इसके उदाहरण में क्या आएगा? NH3 आएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, उभयधर्मीय ऑक्साइड क्या होता है? जो प्रश्न पूछा गया वो ये है, उभयधर्मीय ऑक्साइड क्या होता है? तो उसका जवाब हम लोग जान लेते हैं। उभयधर्मीय ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो यहीं पे लिखा जाता है, प्रश्न आपका रहेगा, प्रश्न रहेगा उभयधर्मीय ऑक्साइड। हम लोगों ने लिख लिया, क्या लिखा गया? उभयधर्मीय ऑक्साइड किसे कहते हैं? यही से बस दो शब्द आपको याद रखने हैं। वो शब्द कौन कौन से याद रखने हैं? आपके अम्लीय और क्षारीय, दो शब्द आपके हो गए, अम्लीय और क्षारीय। जिस ऑक्साइड में अम्लीय और क्षारीय
दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। जिस ऑक्साइड में अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कौन आता है, Al2O3 आता है और ZnO आता है। प्रश्न इससे भी पूछा गया है Al2O3 जो होता है वो कौन सा ऑक्साइड है, अम्लीय देगा, क्षारीय देगा, उभयधर्मी देगा, इनमें से कोई नहीं देगा तो याद रखिएगा चाहे Al2O3 हो या ZnO हो वह कौन सा ऑक्साइड होता है तो याद रखिएगा उभयधर्मीय ऑक्साइड होता है। यहाँ पे परिभाषा भी लिखा गया उभयधर्मीय ऑक्साइड का, वे ऑक्साइड जिनमें अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं उसे उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखा गया है क्या, Al2O3 और क्या लिखा गया है, ZnO लिखा गया है। इसी के जस्ट बाद पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो आपका कौन सा है, तो वह आपका था लवण। लवण क्या होता है, तो लवण के लिए भी बस शब्द आपको बस ध्यान रखने हैं। लवण क्या होता है, तो लवण के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, किसका किसका, तो वह होता है अम्ल और क्षार का। लवण यदि आपको बताना होगा तो किससे मिलेगा, अम्ल और क्षार से। जब ये क्रिया करते हैं तो आपको क्या दे देते हैं, आयनिक यौगिक दे देते हैं। क्या दे देते हैं, आयनिक यौगिक दे देते हैं। जो यही आयनिक यौगिक होता है इसी का नाम क्या होता है, लवण होता है। क्या कहा गया, अम्ल व क्षार की क्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो लवण से याद रखिएगा क्या, अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, आयनिक यौगिक देते हैं। इस आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जो ये आपको आयनिक यौगिक प्राप्त हुआ है इसमें जो होती है वो 6 प्रकार की घटना होती है। 6 प्रकार की आपकी घटनाएं होती हैं, इसलिए लवण भी जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। लवण की परिभाषा भी यहाँ लिखा गया, देख भी सकते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया से प्राप्त होने वाले आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। उदाहरण में NaCl NaSCO3 है। HCl NaOH की क्रिया कराते हैं, क्या बन जाता है, NaCl और क्या बन जाता है, H2O। अर्थात H की जगह पर Na आ जाएगा और Na की जगह पर H चला जाएगा, HOH जो होता है वो मिलकर H2O बन जाता है और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। जो NaCl है इसी को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण क्या होता है, तो सामान्य लवण किसे कहते हैं, बस आपको ये याद रखना है। केवल डायरेक्ट लवण लेंगे, जिस लवण में विस्थापनीय H+ आयन या OH- आयन नहीं होते उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। जिस लवण में क्या होता है, विस्थापनीय H+ आयन होता है, जो H+ आयन देते हैं उसी को अम्लीय कहते हैं, इसलिए वो लवण क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। जिस लवण में क्या होगा, विस्थापनीय OH- आयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। और जिस लवण में एक से अधिक प्रकार के क्या होते हैं, धन आयन होते हैं या ऋण आयन होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। और अगला क्या है, 2 सामान्य लवण को कहाँ रखते हैं, जल में। जल में रखने पर विलयन प्राप्त होता है, विलयन का क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो जो हमें लवण प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। और जिस लवण से संकर आयन प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन या OH- आयन नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण लवण कहते हैं। उदाहरण में NaCl, KCl, Mg, Cl2, इनमें देख सकते हैं कहीं पर भी H+ आयन या OH- आयन नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं या साधारण लवण कहते हैं। अगला होता है अम्लीय लवण, जिसमें क्या होना चाहिए, H+ आयन त्याग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो सीधे लिखेंगे वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन उपस्थित होते हैं उसे अम्लीय लवण कहते हैं। NaSCO3, वहाँ H है, H बाहर हो जाएगा इसलिए यह अम्लीय लवण हो जाएगा। उसके बाद क्षारीय लवण क्या होता है, वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH- आयन प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं MgOHCl है, वह OH- आयन देता है इसलिए उसे क्या कहेंगे, क्षारीय लवण कहेंगे। और मिश्रित लवण में क्या होता है, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धन आयन या ऋण आयन उपस्थित होते हैं उसे मिश्रित लवण कहते हैं। तो इनमें देख सकते हैं Na है, Kb+ है, अलग अलग दोनों हो गए धन आयन। यहाँ देख सकते हैं OCl- है, Cl- है, तो 2 अलग अलग प्रकार के ऋण आयन हो गए, इसलिए इसे क्या कहेंगे, मिश्रित लवण कहते हैं। द्विक लवण क्या होता है, 2 सामान्य लवण को जल में घोलने के उपरांत प्राप्त विलयन का क्रिस्टलीकरण कराने पर जो ठोस प्राप्त होता है उसे द्विक लवण कहते हैं। जिसमें उदाहरण में लिखा गया K2SO4 Al2SO4 का होता है 24H2O, जिसका नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और जिसका व्यापारिक नाम फिटकरी है। और यहाँ पर है FeSO4 NH4 का होता है SO4.6H2O, जिसे क्या कहते हैं, मोहर लवण कहते हैं। या फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। संकर लवण क्या होता है, वे लवण जिनमें संकर आयन पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संकर
लवण कहते हैं। यहाँ पर समझाया भी गया है कि यदि H+ आयन OH- नहीं देता है लवण तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य लवण। H+ आयन देता है तो लवण तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। वे लवण जो OH- आयन देते हैं वो क्षारीय लवण कहलाते हैं। वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धन आयन या ऋण आयन उपस्थित होते हैं मिश्रित लवण कहते हैं। वे दो सामान्य लवण को जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्रिस्टलीकरण कराते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है लवण उसे द्विक लवण कहते हैं। वे लवण जिनमें संकर आयन प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो लवण और उदासीनीकरण अभिक्रिया बस एक ही चीज है। लवण की परिभाषा ने आपने अम्ल और क्षार से शुरू किया था, बस क्या करिएगा वहां पर वह अभिक्रिया शब्द बस लगा दीजिएगा, परिभाषा बदल कर क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए देख भी लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार की क्रिया कराने पर लवण और जल बनता है उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया कराने पर लवण और जल बनता है उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अम्ल व क्षार की क्रिया कराने पर जो आयनिक यौगिक प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं HCl + KOH दिसगित KCl और H2O है। तो इसमें आप एक बार फिर से पूरा क्लियर देख लीजिएगा। इसी के आगे कल हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा हुआ था, क्या चीज पढ़ा हुआ था, 11 प्रकार की अभिक्रियाएं, 12 प्रकार के, उन अभिक्रियाओं के बारे में पूरा फिर से स्पष्टीकरण से देख लेते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ था, आइए बस एक एक शब्द से उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा हुआ था अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, तो यहाँ एक शब्द बस यही आपको याद रखने, जिससे पूरी परिभाषा, इनमें से आपको प्रश्न फिक्स है मिलेंगे। क्या है अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय, प्रश्न इसी प्रकार से पूछे गए, दोनों को स्पष्ट कीजिए, तो दोनों एक साथ लिखे गए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है। जो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। किससे पहचानते हैं, पूरे तीर से। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण नहीं होते हैं उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। पहचानते किससे है, आधे तीर से। और जो अभिक्रिया उष्मा अवशोषित करती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिक्रिया उष्मा उत्सर्जित करता है उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और अपघटन या वियोजन क्या होता है, तो अपघटन और वियोजन का मतलब होता है टूटना, लेकिन अपघटन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। वियोजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। तो जब अपघटन की परिभाषा लिखना होगा तो आप यहां शुरू करेंगे, और यदि वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखना होगा तो आप यहां से शुरू करेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगा, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि उष्मा की उपस्थिति में कोई पदार्थ कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। और यदि विद्युत की उपस्थिति में टूट जाता है तो विद्युत अपघटन कहते हैं। यही शब्द आप वियोजन के साथ लगा के भी पूरा कर सकते हैं। अगला क्या होता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कोई परमाणु या परमाणु समूह यौगिक से परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहचान के लिए बताया गया था कि अभिक्रिया में एक परमाणु होगा एक यौगिक होगा तो विस्थापन या प्रतिस्थापन होगा। और यदि यौगिक ही हो जाए तो किसी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है तो उसे द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट क्या है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स जो है दो शब्द से मिलकर बना, रेड और ऑक्स से, रेड का मतलब रिडक्शन होता है, रिडक्शन को हिंदी में अपचयन कहते हैं। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन होता है जिसे हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात जिस अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों पाया जाता है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्षार व लवण के दूसरे पार्ट के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। अगर यह सेशन आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। साथ ही पढ़ने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।